अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। डिफ़ॉर्मिटीज़ का मतलब होता है कि स्केलेटन सिस्टम में होने वाली कुछ ख़राबियाँ, कुछ मसाइल जो कि सम टाइम पैदाइशी या किसी भी वजह से हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, और इसका नतीजा क्या होता है कि स्केलेटन वीक हो जाता है उसके नतीजे में, या उसमें किसी भी किस्म के मसले हो जाते हैं। द कॉज ऑफ डिसफॉर्मिटी, या इसके जो कॉज हैं डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसका एक ही मसला हो। जितनी नॉर्मलिटीज़ हैं, डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो डिफरेंट है, उसके कॉजेज़ भी डिफरेंट है। जैसे नंबर 1 जेनेटिक कॉजेज़, यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ जो कि जेनेटिकली ही प्रॉब्लम होते हैं, यानी वरासती तौर पे ही उनमें ये जो है वो प्रॉब्लम आया हुआ होता है। इनमें से एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं जेनेटिक, जिसे क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन, यानी ऊपर वाली जो हड्डी जो हमारे मुंह के अंदर, यानी जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा जबड़े की जो ऊपर वाली हड्डी होती है मैक्सिला, वो एंड पैलेटाइन, और जो पैलेटाइन तालू के ऊपर होता है, ये दोनों फ्यूज़ होने में नाकाम हो जाते हैं, यानी दोनों का फ्यूजन नहीं होता। अब इसका मैक्सिला यानी नाक के नीचे की जानिब वो हड्डी होती है, तो नतीजा क्या होता है कि ओरल यानी मुंह और जो नाक के रास्ता है उसमें एक ओपनिंग रह जाती है, और नॉर्मली ये फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन अगर ये फ्यूज़ नहीं होंगी तो दोनों के दरमियान ओपनिंग रह जाएंगी। अब उसका नतीजा क्या होगा, वो सकिंग के अमल में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, जब कोई चीज़ सक करेंगे तो नतीजा क्या होगा, कोई खुराक वो नेज़ल रास्ते में चली जाएंगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एस्पिरेटरी निमोनिया, यानी कि फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंटरफेयर करती है। तो नॉर्मली जो फ्यूज़ हो जाती है ओपनिंग, वो ओपन रह जाती है। दूसरी है माइक्रोसिफेली। जी बच्चे, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और सिफेली कहते हैं हेड को। आपने अक्सर देखे होंगे स्मॉल साइज़ हेड, अक्सर चलते हैं, आपने अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में केस देखे हुए होंगे। ये भी जेनेटिक मसला है जिसमें हेड जो है वो स्मॉल साइज़ का रह जाता है। आर्थराइट्स जो है ये तकरीबन 100 मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी टाइप्स हैं, और ये एक इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश वाली या डिजनरेटिव बीमारी है। आर्थराइट्स जोड़ों में दर्द को कहते हैं, तो इसकी 100 डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, और जिसमें क्रॉनिक कोई हो सकती है, जिसमें एक क्रॉनिक है, एक डिजनरेटिव जॉइंट है, इसमें जोड़ों का दर्द है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जोड़ों में सोजिश हो जाती है, बाज़ औक़ात वो जो जॉइंट्स के अंदर झिल्ली होती है उसमें कोई मसला हो जाता है। तो आर्थराइट्स यानी जोड़ों में स्वेलिंग या दर्द की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। दूसरी है हार्मोनल कॉजेज़, ऑस्टियोपोरोसिस। जी बच्चे, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जी इन विच बोन डिजॉर्प्शन आउटपेस बोन डिपॉजिट। नॉर्मली आपको याद होगा जब बोन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल होते हैं बोन के अंदर जो बोन के अमल को बनाते रहते हैं, और कुछ सेल होते हैं जो बोन को डिज़ोल्व करते रहते हैं, लेकिन ये एक बैलेंस वे में होता है। तो जितने सेल डिज़ोल्व होते हैं उतने ही बोन जो है वो नए बना देती है। सम टाइम बोन के टूटने का अमल तेज़ हो जाता है और बनने का अमल यानी रिजॉल्व होने का अमल तेज़ हो जाता है, और बोन के डिपॉजिट यानी बनाने के अमल वाले सेल जो है ज़रा लेज़ी, यानी उनमें कोई मसला होता है, वो ज़रा स्लो बना रहे होते हैं, जिसके नतीजे में कहते हैं हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, हड्डियाँ टूटने यानी भुरभुरा होने का शिकार होता है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी जिस अमल से टूट रही होती हैं उसी स्पेस से नए सेल बन नहीं रहे होते हैं, बना नहीं रहे होते हैं। ये मोमन एजिड वुमेन में ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है, इसका रिलेटेड है हार्मोन से। तो बड़ी उम्र की औरतों के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, और वो एक्सरसाइज भी आपको पता लेज़ी हो जाती, नहीं करती। उनकी डाइट में भी कैल्शियम, आपने अक्सर सुना होगा ना कि ख़वातीन को कहते हैं कि कैल्शियम ही लेते रहें। तो अक्सर ये नॉर्मली अच्छी बात है कि तो ख़वातीन को दूध ज़्यादा पीना चाहिए या कैल्शियम लेते रहना चाहिए। तो उसके ताकि जो ख़वातीन के अंदर जब बड़ी उम्र हो जाएगी तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, यानी कैल्शियम का लेवल कम हो जाने से हड्डियों का भुरभुरा हो जाना हो जाता है, इसलिए नॉर्मली कैल्शियम का लेवल बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक होती है, और ये बेस्ट प्रोटेक्शन है, उसमें भी जो बोन के अंदर फ्रैक्शन होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है। जी बच्चे, थर्ड वन है न्यूट्रिशनल कॉजेज़। ये है खाने से रिलेटेड जो कॉजेज़ होते हैं वो वाले न्यूट्रिशनल कॉजेज़। तो बच्चे, न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के अंदर क्या होता है कि ओस्टोमलेजिया यानी सॉफ्ट बोन इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन विच बोन
इसके अंदर आपको पता है बोन के अंदर क्या होती है, कैल्शियम होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। तो अगर बोन के अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट की मिकदार में कमी हो जाए, यानी बोन की ये सॉल्ट्स हैं वो बोन के अंदर कम मिकदार में डिपॉजिट हो, तो हड्डियाँ डेफिनेटली कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल रखें। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम वगैरह की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हड्डियों के अंदर वो मुनासिब मिकदार में जमा होता रहे। अगर ये सॉल्ट्स हड्डियों के अंदर कम मिकदार में होंगे तो डेफिनेटली हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। उनके जो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर बोन के जो सेल्स थे वो मतलब एम्बेडेड होते हैं, तो वो कैल्शियम की वजह से ही हार्ड होता है। तो अगर एक कम तो ऐसा हो जाएगा तो खुसूसन वेट बेरिंग जो बोन्स हैं, जैसे पेल्विक रीजन वाली बोन्स हो गई हैं या ऐसी बोन्स जिन्होंने ज़रा पूरी बॉडी का वज़न उठाया होता है, वो टेढ़ी हो जाती हैं उनकी मिकदार, क्योंकि वो कमज़ोर होती है मिनरल्स या सॉल्ट्स के ना मिलने से। नेक्स्ट आता है रिकेट्स। जी बच्चे, चिल्ड्रन के अंदर अमूमन बीमारी होती है जिनकी हड्डियाँ आपने अक्सर देखोगी, बच्चे जिनकी टांगें मुड़ी हुई होती हैं, टेढ़ी होती हैं हिप रीजन से, पेल्विक रीजन से, इसमें भी कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह की कमी होती है जिसकी वजह से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। फिर उनको फोर्टिफाइड मिल्क, ऐसा मिल्क जिसके अंदर विटामिन डी की मिकदार, कैल्शियम का लेवल ज़रा ज़्यादा हो, आर्टिफिशली भी कुछ ऐड कर देते हैं, नॉर्मली भी उसके अंदर दूध में अच्छा खासा होता है, तो अगर कम हो तो कुछ आर्टिफिशली भी ऐड कर देते हैं, तो उससे इनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चे डिस्क स्लिप। जी बच्चे, डिस्क स्लिप क्या है? आपको पता है जो हमारी वर्टिब्री है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्री है, उसमें क्या होता है कि उनके एक वर्टिब्री से दूसरी वर्टिब्री के दरमियान एक डिस्क कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पैड लाइक या कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और जो कि इनर उसके अंदर एक मादा भरा होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, यानी एक वर्टिब्री से दूसरी वर्टिब्री के दरमियान, ताकि वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक मादा भरा होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, और वो इलास्टिसिटी के लिए होता है, और उसके इर्द, उस मादे के इर्द गिर्द एक कार्टिलेज का रिंग होता है जिसे एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं, यानी वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। आप समझ लें कुशन की कवरिंग जो है वो एनुलस फिब्रोसिस है, और अंदर जो उसके स्टफ है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस है। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर है ताकि बेंड होते वक्त, भागते दौड़ते वक्त वर्टिब्री आपस में कोलैप्स ना हो, रगड़ ना खाए। तो इस दौरान भागते दौड़ते जंप करते वो जब वर्टिब्री आपस में लगते हैं तो ये कुशन जो है शॉक्स को, ट्रॉमा को, इसके असरात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात अचानक से कोई हैवी चीज़ नीचे से उठाते वक्त डिस्क हो जाती है स्लिप, यानी वो अपनी असली जगह से साइड पे हो जाती है। नतीजा क्या होता है, वो डिस्क फट जाती है, हर्निएशन, यानी डिस्क का फट जाना, जिसको अमूमन उर्फ़ा में डिस्क स्लिप कहते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि जो अंदर वाला मादा होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं वो बाहर निकल आता है। और अगर ये किसी नर्व को, यानी डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स भी होती हैं, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो वो मादा अगर निकल कर जो किसी नर्व वगैरह के अंदर चला जाएगा तो बहुत शदीद किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। फिर इसका मुकम्मल इलाज जो है बहुत ज़्यादा कह दें लेंथी है। मुकम्मल तौर पे डॉक्टर्स बेड रेस्ट कहते हैं और पेन किलर दी जाती है, क्योंकि वो मादा बाहर निकल के किसी नर्व को डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड या उसमें से निकलने वाली किसी भी नर्व को जब टच करेगा तो शदीद किस्म का पेन होगा, क्योंकि नर्व का अपना सिस्टम है, कैल्शियम का, पोटाशियम का और सोडियम आयंस का, तो ये दरमियान में मादा निकल के उस सबको इंटरफेयर कर देता है। तो यहाँ तो फिर अगर ऐसा ना हो फिर उसको रिमूव करना पड़ जाता है, सर्जिकली ऑपरेशन करके उसको रिमूव करते हैं। मुकम्मल बेड रेस्ट ट्रैक्शन यानी सपोर्ट दे के रखा जाता है ताकि मज़ीद डिस्क स्लिप ना हो जाए। जिस मुकाम से वो हिल चुकी है, अपनी पॉइंट से हिल चुकी है, अगर डॉक्टर उसको वापस ले आए तो मुकम्मल बेड रेस्ट पे जाते हैं सपोर्ट दे के ताकि वो फिक्स हो जाए, और अगर वो फट जाए तो फिर तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए हमेशा उठते बैठते वक्त आप लोग नीचे कम झुके, कोई चीज़ गिर जाए तो बैठ के उठाएं। नेक्स्ट हमारी कुछ रह गई जिसको हम इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू करेंगे।